हेलो एवरीवन, तो ये आपका 7th क्लास है, आपका जीपी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीएमए फाउंडेशन मैथ्स का पूरा ही कोर्स हो रहा है। यहाँ पे फुल रिवीजन हो रहा है। एग्जाम के पहले आपको पूरा रेडी कर दिया जाएगा। आपको क्या करना है, चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन रखना है ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। डेली जो वीडियोज आ रहे हैं, डेली जो लेक्चर्स आ रहे हैं वो आपको मिलता रहे। ठीक है, तो हम वैसे ही करेंगे, क्वेश्चन वाइज रिवाइज करेंगे। और उसके पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि जीपी होता क्या है। जैसे हम लोग जब सम करते थे, एपी में करते थे, तो एपी का क्या था, ए के बाद वो नंबर ऐड होता है, ये नंबर्स ऐड होते हैं ना। तो ठीक इसी तरह जब आप जाओगे तो जीपी में क्या होगा, नंबर्स मल्टीप्लाइड होंगे। जीपी क्या होगा, नंबर्स मल्टीप्लाइड हो जाएगा। जैसे आपने प्रोपोर्शन में पढ़ा था कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन, वैसा ही है, बस प्रोपोर्शन में क्या था, नेगेटिव नहीं होता है, यहाँ पे नेगेटिव भी हो सकता है, ऐसा चलेगा। तो अगर मैं nth टर्म की बात करूं तो इसका an जो होता है वो होता है a r टू द पावर n-1। और मैं अगर इसका s का बात करूं सम, तो ये लिखा जाता है a r टू द पावर n-1 बाई r-1। बहुत लोग बोलते हैं कि इसका वैल्यू आप लिखो r ग्रेटर देन 1 के लिए और लेस देन 1 के लिए ये लिख दो a 1 माइनस r टू द पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस r। बात कुछ नहीं है भाई, सिंपल सा ऊपर से माइनस एडजस्ट किया गया है ऊपर नीचे। ठीक है, इतना सा ही चीज चाहिए आपको जीपी में। और एक चीज चाहिए क्या, कि अगर ए बी सी जीपी में है तो जैसे वहां पे एपी में होता था तो 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी था, यहाँ पर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी हो जाएगा अगर जीपी में है तो। ठीक है, चलो अब क्वेश्चंस देखेंगे। अच्छे से लिख लो ये सारा चीज और फिर क्वेश्चंस देता हूं। ठीक है, नाउ इफ फर्स्ट टर्म ऑफ एन जीपी इज 20 एंड द कॉमन रेशियो इज 4, फाइंड द फिफ्थ टर्म। इफ फर्स्ट टर्म ऑफ एन जीपी इज 20, तो पहला टर्म तो 20 है, पहला टर्म क्या है 20 है, और कॉमन रेशियो जो है वो 4 है। कॉमन रेशियो जो है वो 4 है, यहाँ इसको करते हैं। फर्स्ट टर्म है जो वो कितना है 20 है और कॉमन रेशियो 4 है, और पूछा है आपको पांचवा टर्म, तो यानी आप क्या करोगे, फर्स्ट टर्म तो 20 है भाई, आर होता है, आर मतलब कॉमन रेशियो, और इस कॉमन रेशियो पे पावर क्या देंगे हम, n-1 मतलब 5-1, यानी 20 इंटू 4 टू दी पावर 4। अब सिंपल सा हमें चलाना है कैलकुलेटर, तो टक और आंसर खत्म। तो 4 इंटू 4 पावर 4 कर लिया हमने और इंटू कर लिया 20, तो ये आ जाता है 5120। तो मेरा जो फिफ्थ टर्म है वो हो जाएगा 5120 और आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, समझ में आ गया होगा। यहां आते हैं, What is the nth term of GP? अच्छा देखिए, इसमें ऐसा हैरान मत हो जाना जी, मैंने ऐसा क्वेश्चन डाल दिया जिसमें बस फॉर्मूला पूछा गया। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप जाओ 2018-19 का कोई पेपर था जिसमें ना आपको सिंपल इंटरेस्ट का कौन सा फॉर्मूला सही है वो पूछ दिया गया ना। तो आराम से देख लो क्या होता है मेरा फॉर्मूला an का। भाई nth टर्म का क्या फॉर्मूला होता है, तो nth टर्म का मेरा फॉर्मूला होता है a r टू द पावर n-1। ठीक है, यही होता है, अभी देखा है a r टू द पावर n-1। तो अगर ऐसा क्वेश्चन दे देता है, कभी इजी क्वेश्चन भी दे देता है, तो उस पर डरना नहीं, मतलब होता है ना बहुत बार डरना नहीं, मतलब लोग जल्दी में ऐसा क्वेश्चन थोड़ी दे सकता है, इतना इजी थोड़ी हो सकता है, हम ही से गलती हो रहा है ऐसा सोचने लगते हैं। ठीक है ना, तो होता है इजी क्वेश्चन भी आता है कभी कभी, और सीएमए फाउंडेशन के मैथ्स में तो आएगा इजी क्वेश्चन। चलो, इफ a is equal to 3 and r is equal to 2, then find the sum up to fifth terms। ठीक है ना, sum up to 5 terms निकालना है बाबू, sum up to 5 terms। तो sum up to फिफ्थ टर्म निकालना है। तो पहला टर्म तो है मेरा कितना, पहला टर्म है 3, कॉमन रेशियो क्या है, कॉमन रेशियो है 2, नंबर ऑफ टर्म यानी n कितना है 5। सम का फॉर्मूला क्या होता है, सम का फॉर्मूला होता है a r टू दी पावर n माइनस में 1 डिवाइडेड बाई r-1। बोलो ठीक है ये बात। अब यहाँ a का वैल्यू कितना है 3 है, यहाँ पे r का वैल्यू कितना 2,
कितना टर्म तक निकालना है, 5 टर्म तक, -1, और यहाँ पे r -1 मतलब 2 -1। अब देखो भाई 2 to the power 5 आप कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हो, 32 मिलेगा आपको। तो 32 -1, नीचे तो भाई 2 -1 1 ही हो जाए, तो 3 into 31 यानी ये हो गया 93। चलो बात खत्म, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। इन जीपी, ये जीपी है, फाइंड द सम अप टू 5th टर्म। इसमें भी सम अप टू 5th टर्म ही पूछा गया है, सम ज्यादा टर्म तक भी पूछा जा सकता है, इसमें मैं ज्यादा टर्म भी निकाल दूंगा आपके लिए, ठीक है। तो ये वाला पहला वाला टर्म जो है इसका कितना है भाई, 4 है। आर का वैल्यू कितना है भाई, 2 है, ठीक है ना। इसी पिछले वाले सम को एक बार देख लेते हैं। आर का वैल्यू वही था ना, आर का वैल्यू वही था ना, आर का वैल्यू 2 ही था। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो इसमें भी आर का वैल्यू 2 है। फर्स्ट टर्म बस वहां 3 था, यहाँ पे 4 हो गया। तो फर्स्ट टर्म जो है वो 4 है, आर का वैल्यू है 2, और आपसे पूछा आर का वैल्यू 2 निकाल कैसे रहे सर, आर का वैल्यू 2 ऐसे निकाल रहे हैं कि इस टर्म से इसको डिवाइड करना है, जैसे वहां पे सब्ट्रैक्ट करना था, यहाँ पे डिवाइड करना है। हमेशा देखना A2/A1 जो होगा वही होगा A3/A2, वही होगा A4/A3, और वही होने वाला है AN डिवाइडेड बाई AN-1, ठीक है ना। तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, और n का वैल्यू 5 है। हमको निकालना है s, हमको निकालना है s। तो s क्या होने वाला है, 4 2 to the power 5 -1 डिवाइडेड बाई 2 -1। और अभी भाई क्या हो जाए यहाँ पे 2 -1, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 2 -1 तो 1 ही हो गया। ये अभी निकाला था जो कि 31 था, यहाँ 4 है, यानी ये मल्टीप्लाई करोगे 124 आ जाएगा। सिंपल सा चीज है, क्या है, मल्टीप्लाई करोगे 124 आ गया, हो गया आंसर। सर थोड़ा बड़ा नंबर होगा तो दिक्कत हो जाए, ये है ना तुम्हारे पास, बड़ा नंबर से कैसे दिक्कत हो जाएगा। चलो दिखाता हूं मैं। मान लो तुम्हारा पहला जो नंबर है वो 6 है, और इसके बाद ये 18 आ गया, और यहाँ पे ये 54 आ गया, ये 162 आ गया, ठीक है ना। और डॉट 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 इसका सम निकालना है अप टू 50 टर्म्स, अप टू 50 टर्म्स, 50 टर्म्स तक सम निकालना है, इससे ज्यादा क्या देगा। तो मेरा पहला टर्म जो है वो 6 है, आर का वैल्यू क्या है 18/6 जो कि है 3, और n का वैल्यू है 50। अब मेरा क्या होने वाला है भाई, पहला टर्म तो 6 है, यहां 3 पे पावर क्या जाएगा 50, और माइनस में होगा 1 डिवाइडेड बाई 3 -1। बस ये देख लेना कि कैलकुलेटर पावर 50 तक ले ले वैल्यू को, ठीक है। और यहाँ पे s, मैंने एक ऐसा नंबर दे दिया थोड़ा बड़ा है, ठीक है। तो ये हो जाए ना s a r⁻n-1/r-1। तो चलो मैं भी अभी ट्राई करने जा रहा हूँ 3 to the power 50 को पहली बार, देखते क्या होता है कैलकुलेटर में। तो 3 into 3 इक्वल किया, 3 बार हुआ है, 51 टाइम्स यहाँ पे करेंगे तो 50 हो जाएगा ना, यहाँ पे 51 आता है तो ये 50 टाइम्स हो जाता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में भी सीखा था, ले जाते इसको 51 तक जाएगा, क्या नहीं जा रहा भाई, उतना बड़ा नंबर देगा नहीं, उतना बड़ा आपको देगा भी नहीं, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं 25th टर्म तक, तो यहाँ भी 25th तक करते हैं, ठीक है। उतना बड़ा तभी मैं भी इस पे फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा था कि अगर हो जाए तो 3 into 3 इस कैलकुलेटर का कैपेसिटी में इसके ऊपर का नहीं था, और या फिर आपको 3 to the power 50 का वैल्यू दे देगा। इस पे भी एरर आ गया है, ठीक है। तो 24 रखते हैं, वहां तक एरर नहीं आ रहा है, तो 24 पे जाते हैं, यहां देखते हैं तो 3 into 3, ठीक है। कहां तक एरर नहीं जा रहा है वो देखते हैं, इसके बाद एरर आने लगेगा, यहां तक एरर नहीं आया। ये वैल्यू देख रहे हो, ये वैल्यू इतना बड़ा, ये आ जाएगा 3 to the power 24 से, ठीक है। और अभी इसमें आप करोगे -1 तो ये आएगा
फिर करोगे डिवाइडेड बाई 2 तो ये आएगा, और फिर इंटू 3 करोगे तो जो वैल्यू आएगा वो आएगा। तो सम आपको जितना भी बड़ा दे इतना तक 20, 24, 25 तक निकाल सकते हो। जनरली आपको 5, 10 तक ही देगा, ठीक है। इन जनरल आपको 5, 10 तक ही देगा। इसका मैं बहुत अच्छा एक किस्सा बताता हूँ आपको। जीपी का क्या मतलब था कि एक बार ऐसे ही ना, तो ना पहले साधु लोग क्या करते थे, साधु लोग ऐसे किसी से मांग के किसी से लेके वैसे ही खाते थे, वो भिक्षामदेही वाला वो चीज था। तो किसी राजा के पास गए और बोले हमको चाहिए। राजा अपना मस्ती में बैठा हुआ है, राजा बात कर ही नहीं रहा। राजा खेल रहा था चेस, वो बोला साधु से हम बात नहीं करेंगे। साधु से पूछा गया कि तुम भाई क्या चाहिए, तुमको बता दो दे देंगे। राजा को घमंड था कि उसके पास बहुत कुछ है, और साधु का मैथ्स अच्छा था। पहले का ऋषि मुनि लोग इंडिया में जो थे उनका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा होता था, ठीक है। आर्यभट्ट भी उसमें से थे, इनका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा था, ठीक है। तो अभी देखो क्या हुआ उनका कि वो चेस खेल रहे थे। अब टोटल इसमें 64 बॉक्सेस होते हैं। तो राजा को साधु ने बोला मुझे बस अनाज का कुछ दाना चाहिए। तो बोला अनाज का कुछ दाना तो छोटा सा बात है, ले लो। तो अनाज का छोटा दाना बोले पहला पे जो रखोगे ना, चेस का पहला बॉक्स पे जो रखोगे उसको डबल कर देना। डबल था या ट्रिपल था, ट्रिपल करो और बवाल। फिर उसके बाद उसको फिर से ट्रिपल कर देना, और ऐसे ही 64 तक ट्रिपल करते हुए जाना। उतना अनाज हमको दे दो, बस इतना ही चाहिए। और अभी देखिए ना पावर 24 पे तो आपका कैलकुलेटर एरर दिखा रहा है, पावर 64 सोचो क्या होगा। समझ में आया? फिर राजा को अपना गलती समझ में आया, और आपको हो सकता है ये जीपी समझ में आया कि पावर मतलब सेम चीज मल्टीप्लाई करते जाओ तो कितना बड़ा होगा। इसीलिए अगर आपको कोई बोले कि आपको सैलरी क्या है, हम 10,000 रुपए दे या आज 1 रुपया देंगे और डेली डबल होगा, मतलब हर महीने डबल होता जाए, हर डेली डबल होता जाए। महीने का 30,000 लेना है कि 1 रुपया लेके डेली डबल होता जाए वो लेना है। तो 1 रुपया करके डेली डबल करके दे देना कितना होता है, ठीक है। बहुत ज्यादा हो जाएगा, 10,000 से भी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, मेन क्वेश्चंस पे आते हैं अपना। इफ द फिफ्थ टर्म ऑफ जीपी इज, फिफ्थ टर्म जो है मतलब फिफ्थ टर्म मतलब अब बाबू देख के ही a r⁴ डाल देना है। कितना है 27। और एट्थ टर्म ऑफ द जीपी कितना है, एट्थ टर्म ऑफ द जीपी तो 8वां टर्म यानी a r पे पावर 7 कितना होने वाला है 729। अब देखो ध्यान से भाई, हमको चाहिए पहला एक वैल्यू चाहिए, एक को हटा लेते हैं। एक को हटाने के लिए सिंपल सा हम क्या करेंगे, ar⁴ जो है ना डिवाइड करो, ये सेम काम हमने कंपाउंड इंटरेस्ट में किया हुआ है। तो यहां है 729 और यहां है 27, ठीक है। 729 और 27 कर दिया ना, मतलब इस इक्वेशन से इसको डिवाइड कर दिया। डिवाइड करते a और a कैंसिल, सेम काम किया था कंपाउंड इंटरेस्ट वाला चीज में। और यहाँ पे बच गया मेरा r3, क्योंकि पावर 4 था पावर 7 था। इसको कैंसिल करो, डिवीजन कैलकुलेटर से भी कर सकते हो, 27 आता है। अब r पे पावर 3 है और यहाँ पे 27 है। अब आपको समझना है कि 27 किसका क्यूब हो सकता है। थोड़ा बहुत मैथ्स अगर आता हो तो ये भाई 3 का क्यूब है, 3 इंटू 3 9 होता है, 9 इंटू 3 27 होता है। आप 27 को फैक्टराइज करके भी ये चीज ला सकते हो। तो r का वैल्यू तो 3 हो गया। अब अगर r का वैल्यू 3 हुआ है, r का वैल्यू अगर 3 हुआ है तो a r⁴ मतलब a 3⁴ तो 81, मतलब 3⁴ 81 होता है, ठीक है। सो a 3⁴ इज इक्वल टू 27। सो a इक्वल टू 27 डिवाइडेड बाई 3⁴ कर लेना, वो 81 आता है। ये 81 हो गया, यानी ये तो 1/3 हो जाएगा, 1/3। तो a का वैल्यू 1/3 और r का वैल्यू कितना हो गया 3। और पूछा है हमसे 11th टर्म यानी a r⁴ कितना 10, इतना टर्म तक पूछेगा आपसे। a r⁴ 10 हो जाएगा 11th टर्म। अगर 11th टर्म ये 10 हो गया है तो यहाँ पे 1/3 है, 3 पे पावर 10 है। सिंपल सा फिर से वही इंडिसेस का थोड़ा सा हेल्प ले रहा हूं मैं। a⁴m डिवाइडेड बाई a⁴n वो होता है a⁴m-n, पावर सब्ट्रैक्ट होता है। तो यहां भी क्या हो जाएगा, ये 3⁹ हो जाएगा। अब 3⁹ कैलकुलेटर तो ले लेते हैं भाई, 3 इंटू 3, जब यहां 10 दिखा है तो हो गया, मतलब काम हो गया 19683, ठीक है। 19683 आ गया है आपका आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं।
समझ में आ गया ना क्या किया था पहले? पहले इससे इसको डिवाइड किया ताकि a एलिमिनेट हो जाए, r आ गया, फिर एक में पुट कर दिया, वहां से मेरा a पता चल गया, और a और r पता है तो हम कितना नंबर भी टर्म हो वो निकाल सकते हैं, बस वो नंबर थोड़ा सा फिजिबल हो, नहीं तो हम लोग उसको उसी में रख देंगे। मान लो 100 टर्म पूछता तो हम 3 टू द पावर में रख देते इसको, और कुछ नहीं। चल, the sum of the first three terms of a GP is 21/2 and their product is 27. Find the common ratio। फिर से वही बात है कि नंबर्स तो देख ही रहे हो और कॉमन रेशियो बस पूछा है, तो सारा नंबर्स नहीं पूछा है तो इसको ऑप्शन से तो नहीं बना सकते। तो ठीक जैसे एपी में क्या किया था, एपी में दिया था a माइनस डी, a और a प्लस डी, 3 टर्म्स एपी में ऐसे ही लेने को सिखाया था मैंने। अब क्या करना है, a बाई आर, ये जीपी के लिए है, जीपी में 3 टर्म्स a बाई आर, a और ए आर। तो अब क्या करना है, इनका प्रोडक्ट करो। इनका जैसे ही तुम प्रोडक्ट करते हो ना बाबू, क्या होगा, इनका प्रोडक्ट करते ही 27 आ जाता है, और 27 यानी ये सॉरी ये ए तो रह गई, आर और आर हो गया कैंसिल, तो यहाँ पे ए क्यूब इज इक्वल टू 27, थोड़ा सा नोन वैल्यू है ये 27, पिछला बार में यूज किया है, तो ए इक्वल टू 3 है। अब ए का वैल्यू अगर 3 है तो मेरे भाई 3 बाई आर प्लस 3 एंड कितना है ये, चलो 3r इज इक्वल टू 21/2। 3 को अगर हम लोग कॉमन रख भी देते हैं तो बीच में तो यहाँ पे 1 है, तो 1/r प्लस 1 प्लस r इज इक्वल टू 21/2। थोड़ा इसको कैंसिल करते हैं तो ये 7 हो जाएगा 3 से, तो r प्लस 1/r इज इक्वल टू 7/2 माइनस 1, माइनस 1 करो, ये सॉल्व करना, एलसीएम लो, ये 2 यहाँ पे 7 माइनस 2, तो ये हो गया 5/2, और इधर पे r प्लस 1/r। अब देख लेना कौन सा ऑप्शन डालने के बाद ये आंसर मिलता है। तो अगर आप 2 डालते हो तो 2 प्लस 1/2 डालोगे तो भी ऐड करके 5/2 आएगा, और अगर आप हाफ डालते हो तो यहां हाफ और इसका उल्टा करोगे तो 2 ही हो जाएगा, तो भी वही आने वाला है। तो तभी भी आपको r प्लस 1/r वाला फॉर्म दिखे ना, r प्लस 1/r वाला, तो देखना 2 आंसर आएगा, एक मान लो 5 आएगा तो दूसरा 1/5 आएगा, एक 7 आएगा तो दूसरा 1/7 आएगा। तो यहाँ के बाद ज्यादा टेंशन नहीं भी लेना, तो ये वाला नहीं, ये वाला नहीं लेना। क्यों नहीं लेना, क्योंकि ये ओनली है, यहाँ ले लेना, ठीक है। तो ऑप्शन तीसरा जो है बेस्ट एप्रोप्रिएट आंसर है, जो कि 2 और 1/2 दोनों हो सकते। समझ में आ जाइए, लिख लियो, आगे बढ़े। चलो करते जाते इसको अच्छे से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ, ज्योमेट्रिक मीन के लिए ना बाबू सिंपल से तरीका बता रहा हूं, एकदम दिमाग में रख लो। क्या करोगे, 2 नंबर था तभी भी ज्योमेट्रिक मीन पूछे, 3 और 12 है, पेन नहीं चलाना, चलो चलाना नहीं है, आंसर लेना। दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करो, तो 3 इंटू 12, जितना भी बड़ा नंबर हो, कर दिया। जो नंबर है उसको मल्टीप्लाई किया, एक रूट दबा दो, आंसर है ये 6। तो ज्योमेट्रिक मीन कभी भी किसी भी नंबर का निकालना है, क्या करना है, दोनों को लेना है और फिर हम लोग को उसका रूट कर देना है। जैसे अगर हमको बोल दे कि मान लो 20 और 500, इसका ज्योमेट्रिक मीन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 20 इंटू 500 आ गया वैल्यू, रूट कर दो, 100 हो जाएगा ज्योमेट्रिक मीन। अगर हमको बोलता है 107, क्या होता है 107, देख लेता हूं मैं, और 963, 100 और 107 एंड 963, ऐसा भी नंबर दे दे और बोले इसका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, तो क्या करोगे, 107 इंटू 963, जो वैल्यू आया स्क्वायर रूट कर लो, आ गया आंसर। तो दोनों को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट करोगे, ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा, इससे ज्यादा इसमें काम कर रहे नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। मतलब अगर ये a है ये b है तो रूट AB, यही है ज्योमेट्रिक मीन।
ठीक है, और प्लस और माइनस दोनों में आ सकता है वो, तो अगर मान लो 6 आया, -6 भी आ सकता है। ठीक है, तो मतलब एक तरह से लिख सकते हैं ज्योमेट्रिक मीन जो है, ज्योमेट्रिक मीन का जो स्क्वायर है वो ए बी होता है। तो ज्योमेट्रिक मीन को हम लोग लिख सकते हैं दैट इट इज प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। क्लियर है बात? चलो आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस इज रिक्वायर्ड टू गिव द सम 254। तो अब तो भाई 254 सम बनाना है अपने को। 254 मेरा सम होना चाहिए, जब मेरा 254 मेरा सम होना चाहिए, जबकि मेरा क्या है, कितना नंबर्स ऐड करें, ठीक है ना, वो नंबर्स ही अपने को नहीं पता कौन सा टर्म्स हमको ऐड करना है। तो एसएन का जो फॉर्मूला वो डालेंगे ए आर टू दी पावर n-1। तो r का वैल्यू क्या है, r टू दी पावर n-1 डिवाइडेड बाई r-1। 2 डाल दिया, 2 नहीं डाला, गलत बात है। यहाँ पे 2 है ना, r का वैल्यू कितना है, 2 है ना, 4/2 2 है। चल भाई दे 2 - 1 2 टू दी पावर n-1, n नहीं पता है, और यहाँ पे कितना है 254, यही था ना सम अप टू n टर्म्स। 2 - 1 तो 1 हो जाए, इसके बारे में सोचेंगे नहीं, 2 से डिवाइड करते हैं तो 254, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया 127 हो गया। r टू दी पावर n-1, -1 इधर आया तो 128। अब इधर पे कितना है r को 2 लिख दिया ना मैंने, तो 2 पे पावर n। ऐसे तो मैं इतना करता हूं तो मुझे दिमाग में कि ये 7 होना चाहिए, आपको निकालना है, कैसे निकालोगे, आपका 128 है, आप देखो 2 को कितना बार डिवाइड करना पड़ा है, 1 बार डिवाइड किया, 2 बार किया, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 1 आ गया ना। मल्टीप्लाई करके भी 2 देते मुझे 7 बार में ये आ जाएगा, 7 टाइम्स में ये आ जाएगा, 7 हो गया आंसर। ठीक है ना, कभी भी a टू दी पावर m इज इक्वल टू a टू दी पावर n होता है। इंडिसेस तो ऐसे ही पढ़ दे रहे हो, तो m इक्वल टू n होता है। तो यहाँ भी ये 2 टू दी पावर 7 इक्वल टू 2 टू दी पावर n है, तो n इक्वल टू 7 हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। If 3 positive numbers are inserted between 4 and 512, then the resulting sequence is in GP। अच्छा, अब 3 नंबर डाला जा रहा है और ये जीपी में होने वाला भाई। तो पहला नंबर है 4, दूसरा, तीसरा और चौथा, मतलब जो 3 नंबर डाला जा रहा है वो नहीं पता है, और द रिजल्टिंग नंबर इज 512। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया 1 2 3 4 5 हो गया टर्म्स। एन का वैल्यू है 5, तो यहां लिखते हैं 512 4। आर का वैल्यू नहीं पता, वही पता चल जाए तब तो आ ही जाए, और n-1, तो n-1, तो 4 से डिवाइड करना। अच्छा, n-1 मतलब कितना 5 - 1, हाँ, n-1 मतलब 5 - 1, तो 512 डिवाइडेड बाई 4 और r पे पावर 4, तो 512 डिवाइडेड बाई 4 करते हैं 512 डिवाइडेड बाई 4, ये कितना आया है देखते हैं, 128 आया है क्या। 512 कितना करना था, 3 नंबर ना, 3 पॉजिटिव नंबर्स इसमें डालना है, और ये नंबर जो है हम लिख रहे हैं 4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो आ रहा है 124। ठीक है, तो 128, सो 128 जो है भाई, पहला बात है इसमें कहीं पे है लोचा। ठीक है, यहां पे 4 होना नहीं चाहिए, यहां पे होना चाहिए 2, इस क्वेश्चन में होना चाहिए 2। इस क्वेश्चन में अगर होता है 2 तो फिर यहां भी हो जाएगा ये 2, और ये हो जाएगा 256, क्योंकि भाई ये मेरे पावर किसी के पावर 4 में आ नहीं रहा है, तो r टू दी पावर 4 हो जाएगा ये। समझ लो, चीज वही है, बस यहाँ पे 4 के जगह पे 2 होगा। तो r के जगह पे अगर 4 होता है, r पे पावर 4 होता है ना, तो 256 इज नथिंग बट 4 टू दी पावर 4। जब आप करोगे तो समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो 4 टू दी पावर 4 मतलब 256 को फैक्टराइज करके देख लेना भाई, तो r टू दी पावर 4 आ गया, तो r इज इक्वल टू 4 आ गया। तो यहाँ पे नंबर आ जाएगा 8, यहाँ पे नंबर आ जाएगा 32, मल्टीप्लाई करते जाओगे, यहाँ पे नंबर आ जाएगा 32 के बाद 128। ठीक है, सो 128 तो इसमें है, 128 इसमें है, बाकी कोई भी नंबर इसमें नहीं है। ठीक है,
तो इसको तो पहले हटा दो, नॉट हटा दो, क्योंकि क्वेश्चंस में हमने थोड़ा सा चेंजेस किया है। तो यहाँ पे 2 है, तो बाकी में हमको देखना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन इट, तो मेरा 128 हो जाएगा आंसर। ठीक है, 128 हो जाएगा। इस तरह से मेरा आंसर जब हम इसमें डालेंगे कि हाँ भाई कौन सा टर्म इसमें रहने वाला है, तो 128 रहने वाला है। नहीं रहने वाला के लिए भी वो 3 टर्म्स निकालते हैं हम लोग, अगर वो क्वेश्चन ठीक से दिया हुआ होता। तो जिसने इसको टाइप किया है, टाइपिंग में हो सकता है थोड़ा सा एरर होता है रोज, हम लोग सम बनाते टाइम वो रेक्टिफाई कर देंगे। ठीक है ना, देख लो 2 के बाद 8, 8 के बाद 32, 32 के बाद 128 और 128 के बाद ये आ जाएगा 512, तो 128 ही लौता इसका मेंबर होगा। ठीक है, अगर हम लोग 4 से लेते भी तो मतलब बहुत सारा हो सकता था इसमें मेंबर ना आए। ठीक है, और अगर इस क्वेश्चन को और रेक्टिफाई करना मतलब बिना मतलब काम हो जाएगा। चलो ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया ना, बस यहाँ पे नॉट नहीं होगा और यहाँ पे 2 होगा। आगे बढ़ते। If these are in GP, find the 4th number in GP। पहला बात है ये जीपी में है, तो थोड़ा सा क्वाड्रेटिक का भी जो कि हम लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं उसका थोड़ा सा झलक तो इसमें आएगा लगता है मुझे, देखते हैं। ठीक है, क्योंकि सेकेंड वाले का स्क्वायर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड, so the square of the middle term is equal to the product of extreme terms first and last। तो यहाँ पे हो गया मेरा 3x स्क्वायर प्लस में हो गया 3x। ठीक है, 3x स्क्वायर प्लस 3x, x मल्टीप्लाई हो गया, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर में ब्रेक करते हैं तो ये हो गया 4x स्क्वायर, यहाँ 2 इंटू 2 क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर का a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4। ठीक है, तो ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये x स्क्वायर हो गया, यहाँ पे आ गया ये 3, तो ये 5x हो गया, प्लस में 5x हो गया और प्लस में हो गया 4 इक्वल टू है 0। इसको हम मिडिल टर्म फैक्टराइज करेंगे, ये सारा चीज क्वाड्रेटिक में हम लोग सीखेंगे। अभी समझने के लिए समझ लेते हैं कि ये होगा x प्लस 4। जब क्वाड्रेटिक करोगे तो इसको और अच्छे से समझ पाओगे कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन अगर आपने क्लास 10 में अच्छे से पढ़ा हुआ है तो वो तो ऐसे ही समझ जाओगे। तो x प्लस 4 और x प्लस 1 हो गया इसका आंसर में, तो x का वैल्यू एक -4 भी आ सकता है, x का वैल्यू -1 भी आ सकता है। हम x का वैल्यू -1 ही डाल के देखते हैं, तो अगर हम x का वैल्यू -1 डालते हैं तो हमारा जो टर्म्स है वो क्या हो सकता है, हमारा जो टर्म्स है -1 डालने से क्या हो सकता है, यहाँ से करोगे ना, इसको इक्वल टू 0 अगर करते हो ना तो ये -4 देगा और इसको इक्वल टू 0 करते हो तो ये -1 दे देगा। तो -1 से पहले देख लेते हैं, तो नंबर क्या है, -1 है, -2 प्लस 2 यानी कि 0 है, तो मेरा ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, जीपी में कोई टर्म हम 0 ले ही नहीं सकते, तो फिर हम इसको हटा लेंगे, ये एक्सेप्टेबल आंसर नहीं है। फिर -4 लेते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे मेरा -4 है, यहाँ पे मेरा -4 -8 प्लस 2 यानी कि -6 है, और यहाँ पे मेरा -12 प्लस 3 यानी कि मेरा -9 है। दो ये हो रहा है, इन दोनों का भी प्रोडक्ट 36 और ये स्क्वायर, यानी मेरा x का वैल्यू कितना हो गया है, x का वैल्यू तो -4, बट क्या x पूछा था क्या, नहीं पूछा है ना सर, पूछा तो था मेरा क्या कि इसके बाद का टर्म कौन सा होगा। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे कॉमन रेशियो है कितना, तो ये 6/4 कर लेते हैं, माइनस माइनस है वो हटाओ, 3/2 जो है वो कॉमन रेशियो है। तो इसमें भी अगर मैं 3/2 मल्टीप्लाई करता हूँ, मतलब मैं अपने 9 में अगर -9 में अगर मैं 3/2 मल्टीप्लाई करता हूँ, दैट इज 27/2। 27/2 मीन्स माइनस भी है 13.5, तो ये हो गया मेरा 13.5 आंसर। ठीक है ना, समझ में आ गया। बस ये क्वाड्रेटिक वाला पार्ट जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पढ़ेंगे तब पढ़ लेंगे, थोड़ा आगे पीछे तो यूजेस आएगा ही। ठीक है, और थोड़ा बहुत तो तुम लोग 10 तक पढ़ के आए होंगे। अर्थमेटिक मीन ऑफ 2 नंबर इज 34 एंड द ज्योमेट्रिक मीन इज 16। नो, ज्योमेट्रिक मीन कैसे आया था, रूट लेके आया था, तो अगर 2 नंबर है तो उसका रूट अगर 16 है, रूट मतलब प्रोडक्ट का रूट अगर 16 है, तो ए बी तो हो जाएगा 16 स्क्वायर, यानी ए बी हो गया मेरा 256।
ठीक, दो को ऐड करके डिवाइड करके जो लास्ट सम था एपी में 34 आया है, मतलब a प्लस बी बाई 2 मेरा 34 आया है, तो मेरा a प्लस बी कितना आ गया बाबू 68 आ गया। तो अगर ये आ रहा है दो का प्रोडक्ट मेरा 68 है और दो का सम जो है वो कितना है, दो का प्रोडक्ट मेरा 256 है और ये मेरा है सम जो है वो 68 है, बट हमको चाहिए कि भाई रेशियो बता दो, हमको बता दो रेशियो। तो देखो इतना बड़ा अच्छा चीज आ रहा है, दो नंबर ना, कौन सा नंबर पहले कौन सा नंबर बाद इससे समझ में आना ही नहीं है। तो दो तरह का आंसर आ सकता है, यहाँ से एक सिंपल सा ट्रिक मिल रहा है कि यहाँ पे दो तरह का आंसर आ सकता है, क्योंकि ए बी और बी ए दोनों ही हो सकता है रेशियो। तो मतलब यहाँ पे तो बोथ ए मतलब बोथ सी एंड बी एक ऑप्शन है, तो यही होना चाहिए मुझे लग रहा है। आपको लग रहा है यहाँ तक सोचने पे? चलो चेक भी कर लेते हैं। अगर ये नंबर्स इस रेशियो में होते हैं, मतलब 16 and 1 के रेशियो में, 16 and 1 के रेशियो में ये नंबर्स कैसे हो सकते हैं? मतलब मैं अगर इसको 16x और इसको x पढ़ भी लूं, रेशियो में कैसे पढ़ते हैं, किया था रेशियो वाले चैप्टर में 16x और x 68, तो ये 17x है 68, तो अभी मेरा x हो गया है 4, तो मेरा नंबर क्या 64 और 4 हो सकता है क्या? मल्टीप्लाई करते हैं ना, मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा, यानी मेरा नंबर 64 एंड 4 हो सकता है। बट कौन सा नंबर 64, पहला वाला की बाद वाला, वो तो पता नहीं। तो 16:1 भी हो सकता है आंसर, 1:16 भी हो सकता है आंसर, तो ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है, तो जो बहुत सारे एमसीक्यू में क्या है, हम लोग ऑप्शन से भी काम चला लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हो। ये वाला एक सम है जिसको तो मैं अभी बताऊंगा भी, और फिर मैं ये भी बताऊंगा कि इसको आप ट्रिक से कैसे याद रख पाओगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, पहले तो वो समझो कैसे सॉल्व किया जाता है, और फिर इसके ट्रिक पे भी आ जाएंगे। तो पहला काम किया जाता है कि 8 कॉमन लिया जाता है और बाई 9, ताकि ये नंबर्स क्या बन जाए, 8 कॉमन ले लिया और 9 ले लिया तो ये 9 बन जाए, फिर 99 बन जाए और 99999 बन जाए। फिर इसको लिखेंगे हम 10 - 1, 100 - 1, और फिर इसको 1000 - 1, और फिर हम चलते चलेंगे। आपको मैं डायरेक्ट ट्रिक भी बता दूंगा अगर इतना नहीं समझ रहे। एमसीक्यू ये डायरेक्ट ही तो चाहिए होता है सर। तो यहां पर क्या है, बहुत सारा ऐसा नंबर है और सब में -1 है, n टाइम्स अगर -1 होने वाला है तो भाई मेरा आंसर में एक -n लास्ट में रख दो। अब है ये 10, अब है 100, अब है 1000। क्यों किया था इतना काम? ताकि मेरा जीपी मिल जाए। ठीक है, 9 से डिवाइड करोगे तो 999 मिल जाएगा, 100 - 1, 10 - 1, 1000 - 1 लिखोगे, जीपी मिल जाएगा, जिसका पहला टर्म है 10, और फिर उसके बाद क्या होगा 10 to the power n - 1, और नीचे होने वाला है 9। तो इसका हमेशा जो आंसर होने वाला है ना, हमेशा आंसर ऐसा ही आने वाला है 10 पे पावर n - 1 डिवाइडेड बाई 9 -n। बस यहाँ एक चेंज आएगा, अगर ये 555 होता तो यहाँ 5 हो जाता, 444 होता तो यहाँ 4 हो जाता, 333 होता तो 3 हो जाता। बस इसको दिमाग में रखना। तो यहाँ पे क्या है 8/9 और इन ऑप्शंस को अच्छे से मिलाना। हाँ सॉरी, सो 8/9 तो सब में है, बट इन ऑप्शंस को अच्छे से मिलाना। 10 × 10 to the power n - 1 डिवाइडेड बाई 9, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, बाकी सब में देखो कहीं ना कहीं देखो, यहाँ पे वो 10 छोड़ दिया, यहाँ पे n पहले आ गया, यहाँ पे 10 इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो ऑप्शंस को अच्छे से मिला लेना। ठीक है, हमेशा आंसर यही होगा, यहाँ पे 7 हो जाए तो यहाँ 7 हो जाए, यहाँ 6 हो जाए तो यहाँ 6 हो जाए, ऐसे ही चेंजेस रहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते, अच्छे से लिख लेना। चलो, if 3 alpha 3 alpha square and up to infinity is 45/8, then find the value of alpha। पहला बात है ये इनफाइनाइट जीपी है, तो इनफाइनाइट जीपी के सम में, इनफाइनाइट जीपी का जो सम होता है वो होता है a/1 - r। सीधा इनफाइनाइट जीपी का सम ऐसे निकालते हैं, मतलब अगर मेरा 4 है, 1 है, 1/4 है, 1/16 है, तो भाई मेरा सम क्या होगा, पहला टर्म है 4 डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉमन रेशियो भी है 1/4, कॉमन रेशियो 1/4। और भाई इनफाइनाइट में हमेशा याद रखना आर का वैल्यू लेस देन 1 हुआ तभी निकाल सकते हैं, नहीं तो नहीं निकाल सकते हैं। तो ये 4/1 - 4 है,
तो ये हो जाएगा जब सॉल्व करोगे 3/4 या फिर 16/3। ठीक है, तो यहां आते हैं मेन क्वेश्चन पे। 3 है, 3 अल्फा है, 3 अल्फा स्क्वायर है और ये चल रहा है और बोला जाए कि ये अल्फा का वैल्यू क्या होगा, तो हमको पता है पहला टर्म तो 3 है भाई और 1 माइनस अल्फा ही मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी अल्फा है कॉमन रेशियो, तो यहाँ अल्फा हो गया तो 45/8 है। अगर हम इसको उलाट देते हैं, 1 माइनस अल्फा लिखते हैं और बाई 3 करते हैं तो इसको भी उलाट देंगे और 1 माइनस अल्फा, तो इस 3 को उधर लेके चले गए, चलो ले जाते हैं, तो ये 15 हो गया। 8/15 है। अब 1 माइनस अल्फा का ये वैल्यू है, 1 माइनस अल्फा जो है वो मेरा 8/15 है। तो ये अल्फा अगर इधर आ जाए, 8/15 इधर आ जाए, तो 1 माइनस 8/15 इज इक्वल टू अल्फा। 15 को रखो एलसीएम, 15 को रखो एलसीएम और ये 15 माइनस 8 यानी अल्फा जो हो गया वो 7/15 हो गया। बोलो आ गया बात समझ में? 7/15 है यहाँ पे ऑप्शन। ठीक है, क्या किए? a/1 माइनस आर वाला फॉर्म यूज किए, 3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा किए इक्वल टू 45/8, उलाट दिया, 3 उधर ले गया, 3 3 कैंसल, 15 8/15 हुआ, फिर 8/15 को इधर, अल्फा को उधर, 1 माइनस 8/15 7/15। इतना सही काम था। 2 जीपी का सारा चीज समझ में आ गया ना। और एक क्वेश्चन तो आपको बनाना रहेगा, एक क्वेश्चन तो आपको हमेशा ये तरह कमेंट में आंसर देना है। ठीक है, कमेंट में इसका आंसर है आपको बताना और बाकी आज का अध्याय यहीं पे समाप्त हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर आप कमेंट में बताओगे तान्या भाई, ये वाला आप लोगों को करना है कमेंट। और अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दो कि एग्जाम तक सबके पास ये पहुंच जाए। एग्जाम तक हम लोग आपको सारा सब्जेक्ट का ऐसे ही तैयारी करवा देने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।